Good evening to all. I am Rati Pawar from SVP Institute Mahavir Enclave. Today we will continue our class 12 political science first chapter, that is Cold War era. Now today's first topic is Cuba Missile Crisis. जो ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूबा जो है एक स्मॉल आइसलैंड नेशन था यूएसएसआर का, जो कि यूएस के कोस्ट पर सिचुएटेड था और फेडरल कैस्ट्रो जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट थे। क्यूबा को यूएसएसआर हमेशा फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक एड्स प्रोवाइड किया करता था। निकिता क्रुश्चेव जो कि लीडर थे सोवियत यूनियन की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्यूबा को अपना रशियन बेस जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे और 1962 में यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थे वो क्यूबा में प्लेस कर दिए। इस न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉलेशन के बारे में जब यूएस के लीडर जॉन एफ कैनेडी को पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गए और नाराज़ भी हुए, क्योंकि इस सब से उनकी बहुत सारी जो सिटीज़ थी वो सब खतरे में आ गई थी इस समय। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहा जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में फुल स्केल वॉर हो जाए। यूएस चाहता था कि यूएसएसआर अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं क्यूबा से हटा ले। सो यूएस ने अपने आर्मी शिप्स को एक बाउंड्री की तरह लाकर खड़ा कर दिया, जिससे यूएसएसआर को यह समझाया गया कि यदि वह इससे आगे बढ़ा, यानी कि यूएस ने एक लक्ष्मण रेखा बना दी यूएसएसआर के सामने और उसको वार्न किया कि अगर वो इससे आगे बढ़ा तो वॉर होगी ही होगी। और इस समय जो पूरा वर्ल्ड था वो इस बात से डर गया था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होना निश्चित है, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता तो जितने भी कंट्रीज़ थी वो सब तबाह हो जाती, क्योंकि पहले से ही पूरा वर्ल्ड जो था वो पहले जो 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी उनसे हुए नुकसान को झेल चुका था और अभी तक उससे ही बाहर नहीं आया था। तो इस सिचुएशन जो थी ये सारी, जिसमें कि दोनों सुपर पावर्स आमने सामने खड़ी हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, इस सिचुएशन को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का नाम दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ें अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन आप कहीं से भी ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन आप कहीं से भी कैरी कर सकते हो, किसी भी हेल्प बुक से कर सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन जो भी सॉल्यूशन या नोट्स आपको बनाने हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आपको बनाने हैं, क्योंकि उसी में से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। तो आगे चलते हैं अब हम। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और यूएसएसआर जो 2 सुपर पावर्स जो थी उनके रूप में हमारे सामने आई थी, ये दोनों ही कंट्रीज़ जो थी न्यूक्लियर पावर से लेस थी। दोनों में होड़ लगी थी ये दिखाने में कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों में कंपटीशन और रेस स्टार्ट हो गई थी, जैसे स्पेस रेस, आर्म रेस, टेक्नोलॉजी रेस एक्सेट्रा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन जो थे वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे। मतलब उनके साथ में जो भी बाकी कुछ कंट्रीज़ थी वो सब डिवाइड हो गई थी 2 ब्लॉक्स के अंदर। तो फर्स्ट ब्लॉक जो था वो था हमारा ईस्टर्न यूरोप, जिसमें सोवियत यूनियन आता है। इसको सेकेंड वर्ल्ड कहा गया था। और सेकेंड जो था हमारा वेस्टर्न यूरोप था, जिसमें अमेरिका था और जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बाकी कंट्रीज़ थी, अदर कंट्रीज़ जो थी, वो भी इन 2 ब्लॉक्स में शामिल हो गई थी, यानी कुछ सोवियत यूनियन के साथ और कुछ अमेरिका के साथ। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये सभी के माइंड में आ सकता है कि ये दोनों ही जो थी कंट्रीज़ जो थी सुपर पावर्स थी, तो फिर इनको स्मॉल कंट्रीज़ की ज़रूरत क्यों थी? उनको अपने में शामिल करने की क्यों ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? और जो स्मॉल कंट्रीज़ थी वो इन सुपर पावर्स के साथ क्यों आ रही थी? तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में भी दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्टली कि सुपर पावर्स को स्मॉल स्टेट्स से क्या प्रॉफिट था, जिसमें सबसे पहला था वाइटल रिसोर्स। जी हाँ, इन स्टेट से सुपर पावर्स को बहुत से रिसोर्सेज मिलते थे, लाइक ऑयल, मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकंड इज टर्चरी। सुपर पावर्स ने इन स्मॉल कंट्रीज़ को अपनी टर्चरी बनाया, जहाँ पर वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकते थे इजीली। और थर्ड था हमारा लोकेशन टू स्पाई ऑन देयर एनिमी।
जैसे क्यूबा जो है ईस्टर्न कंट्री थी, बट वो अमेरिका के नियर बाय होने से सोवियत यूनियन उस पर नज़र रख सकता था। ये आप अपने एग्जाम में भी इस पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं क्यूबा का। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज इकोनॉमिक सपोर्ट। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों सुपर पावर्स थी, फिर इनको ये स्मॉलर स्टेट्स जो थी ये इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरह से दे सकती थी? भाई जो खुद ही डेवलप नहीं है, जो खुद ही बहुत वीक है इकोनॉमिकली, तो वो उनको क्या सपोर्ट देगा? तो यहाँ पर एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह जब स्मॉल स्टेट से थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी तो वो एक वाइटल हेल्प में कन्वर्ट हो जाती थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि जो स्मॉलर स्टेट्स थी उनको सुपर पावर्स के साथ मिलने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने सुपर पावर्स को ज्वाइन क्यों किया? इसके भी कुछ कारण थे। द रीज़न बिहाइंड इट प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा रीज़न था कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। अगर कोई भी उन स्मॉल स्टेट्स के ऊपर अटैक करता था तो उसे वो जिसके भी ब्लॉक से जुड़ी हुई होती थी, चाहे वो अमेरिका या यूएसएसआर से, उनका सामना करना पड़ता था। सुपर पावर्स अपने साथ वाली कंट्री को वॉर में हर तरह से सपोर्ट करते थे, जैसे वेपन्स, आर्मी, फाइनेंस एक्सेट्रा। दोनों सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। इसलिए उन्होंने स्मॉलर स्टेट्स को हेल्प करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ जो स्मॉलर स्टेट्स थी उन्होंने सुपर पावर्स से प्रोटेक्शन, वीपन्स एंड इकोनॉमिक एड का प्रॉमिस लिया। फर्स्ट डिवीज़न जो था हमारा वो यूरोप में हुआ। वेस्टर्न यूरोप की मोस्ट कंट्रीज जो थी वो यूएस के साथ थी, जिनको वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। और ईस्टर्न यूरोप ने सोवियत कैंप को ज्वाइन किया, जिसको ईस्टर्न अलायंस कहा जाता था। वेस्टर्न अलायंस जो था यानी यूएसएसआर जो था उसने 1949 में नेटो फॉर्म किया, जिसका मीन्स था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 12 स्टेट शामिल थी। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी एक स्टेट के ऊपर अटैक होता है तो उसका सामना ये सारी 12 स्टेट जो है मिलकर करेंगी। जवाब जो है ये 12 स्टेट जो है मिलकर देंगी। तो नाटो ने ये डिक्लेयर किया कि यदि इन 12 कंट्रीज़ में से एक पे भी अटैक हुआ तो सभी 12 कंट्रीज़ एक होकर उसका जवाब देंगी। ईस्टर्न अलायंस ने जो है वॉर्सो पैक्ट 1955 में इस्टेब्लिश किया। इसका प्रिंसिपल फंक्शन जो था नाटो से खुद को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स थी। मैंने आपको बताया कि इनमें होड़ लगी हुई थी, एक अगर कुछ करता था तो दूसरा भी चुप नहीं बैठता था, वो उसके जवाब में कुछ ना कुछ करता ही था। इसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूएस ने अलायंस सिस्टम बनाए। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी एंड सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी ट्रीटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी ये मैं आपको बता रही हूँ, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ये आपके एग्ज़ाम में आएगी। और इनके ये किस लिए बनाई गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इस समय जब पूरा वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया था, तब कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जिनको अभी अभी फ्रीडम मिली थी, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, तो यानी वो पहले से ही कॉलोनीज़ रह चुकी थी, जैसे कि हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ रहा था। तो अब वो फिर से नहीं चाहती थी कि हम किसी एक सुपर पावर को ज्वाइन कर दें और फिर से हमारे ऊपर वो रूल करें या हम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो इनमें थे हमारे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ इसमें शामिल थी। तो इनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था, जिसको नाम किया गया था, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो क्या था, हमारा नाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या था, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल थी, इसका कोल्ड वॉर में क्या रोल था, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप you all like and enjoy this lecture. Thank you.